कंसेप्ट क्या है। आप एक चीज पढ़े हो कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल रेवेन्यू मतलब सारा प्रोडक्ट बेच के कितना कमाई आया, कितना पैसा आया। रेवेन्यू बोला है, प्रॉफिट नहीं। रेवेन्यू माने सेल होता है, मतलब अगर हम 1000 पीस बेचा 5 रुपया करके तो टोटल 5000 रुपया मेरे पास आया जी। मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, हम 1001 पीस जो बेचा मेरे पास टोटल 5050 रुपीज आया। तो एक एक्स्ट्रा पीस बेचा हम तो एक्स्ट्रा रुपया कितना आया, 50 रुपया। ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। फिर हम लोग पढ़ते हैं टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब इस चीज को बनाने का खर्चा, सारा यूनिट को बनाने का टोटल खर्चा, यानी फिक्स प्लस वेरिएबल। मान लो यही 1000 पीस बनाने का मेरा टोटल कॉस्ट आया 3.5 रुपीज, यानी मेरा 3500 खर्चा हुआ। जी सर। और हम बेचा 5000 में तो मेरा 1500 का प्रॉफिट हुआ। मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ, एडिशनल यूनिट जो बनाया 1001 पीस और मेरा टोटल खर्चा लगा 3800 रुपये। एक्स्ट्रा पीस बनाने का जो 300 रुपया लगा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। अब टॉपिक आता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम कब सेटिस्फाई होगा, जब उसका प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट होगा। जी। जब उसका प्रॉफिट सबसे हाई होगा। जी। तो प्रॉफिट सबसे हाई कब होगा, ये दो अप्रोच से समझाया जा सकता है। एक है टीआर एंड टीसी अप्रोच, एक है एमआर एंड एमसी अप्रोच। आपके लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से शायद एमआर एमसी अप्रोच सिलेबस में है और टीआर टीसी नहीं आई थी। आप एक बार अपना बुक खोल के देखो, टीआर टीसी अप्रोच है उसमें। हाँ है तो दोनों पढ़ा रहे हैं। चलो नहीं, टीआरटीसी नहीं है, वो एमआरएमसी है। हाँ हमको पता था, तो पहले एमआरएमसी पढ़ाएगा, टीआरटीसी हम जस्ट एक आइडिया में बता देगा पूरा। तो पहले यहाँ पे बोला प्रोड्यूसर कौन है, जो भी कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है वो प्रोड्यूसर है। जी। तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम क्या है, जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड हो। ऑब्वियस सा बात है ना, जहां उसका हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा हो वही वो इक्विलिब्रियम पे है, वही उसको मजा आएगा सबसे ज्यादा। जी। अब यही बात को जस्टिफाई करने के लिए बोला प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, हम पहले ही बता दिया था आपको। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जिसका सिंबल होता है पाई। यही बात आपको पढ़ाया। तो यानी जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो वही एक फर्म के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जी। अब इसको समझाने का, अच्छा यहाँ पे ज्ञान और दिया, आई थिंक आपके बुक में ये सब टॉपिक नहीं है, बट एक एक लाइन खाली सुन लो। इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपके काम नहीं आएगा, जस्ट खाली एक लाइन में सुन लो। इकोनॉमिक्स बोलता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये भी बोलता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। लेकिन इकोनॉमिक्स का टोटल कॉस्ट में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों आता है, इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट ऑल्सो। बात किए थे ना जी। लेकिन अकाउंट्स में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट आता है, जो हम एक्चुअली में बाहर में पेमेंट करवा रहे हैं। ठीक बात जी। इसीलिए इकोनॉमिक्स का प्रॉफिट अलग होता है अकाउंटिंग के प्रॉफिट से। तो जब अकाउंट्स में हम बोलते हैं ना मेरा टोटल कॉस्ट लग रहा है, तो हम एक फैक्टर ऑफ प्रॉफिट भी इंक्लूड कर रहे हैं उसमें। अच्छा। क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर चारों इंक्लूड करते हैं हम टोटल कॉस्ट में, फैक्टर्स में। जी। और मेरा चौथा फैक्टर क्या, एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर अपने काम के लिए क्या कमाएगा, प्रॉफिट। जी। तो जब हम बोलते हैं पेन बनाने का मेरा 10 रुपया कॉस्ट है, तो दैट मीन्स उसमें कुछ प्रॉफिट भी छुपा हुआ ऑलरेडी, क्योंकि उसमें 3 बातों का इंक्लूजन है। जो हम बाहर रॉ मटेरियल और लेबर को पेमेंट कर रहे हैं या अदर फैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, मेरा मेहनत का भी हम कुछ पैसा जोड़ रहे हैं, अपना इम्प्लिसिट का फैक्टर भी जी, और कुछ पैसा हम रिस्क का प्रॉफिट भी जोड़ रहे हैं।
मान लो 5 रुपया रॉ मटेरियल का लगा है, 3 रुपया मेरा जमीन, मेरा पैसा, मेरा मेहनत का भी हम जोड़ लिया, जी। और 2 रुपया हम अपना रिस्क लेने का प्रॉफिट भी ऐड कर लिया। ये मेरा कॉस्ट है इकोनॉमिक्स के हिसाब से, जबकि अकाउंट्स के हिसाब से तो खाली 5 रुपया कॉस्ट है। जी। ठीक है ना। इसीलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम इकोनॉमिक्स में बोलता है कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू है, तो वहां भी प्रॉफिट हो रहा है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर खर्चा कमाई के इक्वल है, हम 10 रुपए में बनाया, 10 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट कहाँ हुआ? बेटा हुआ ना प्रॉफिट, ये 5 रुपया। जी। अपनी मेहनत का जो हम पैसा जोड़ा, रिस्क फैक्टर का जो प्रॉफिट जोड़ा, ये सब मिला के मेरा प्रॉफिट ही है। अब अगर हम इसको 13 रुपए में बेचे, तो ये 3 रुपया मेरा सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जी। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग समझ लिए, ये काम आएगा आगे। ये सब टॉपिक आई थिंक बुक में नहीं है पढ़ने के लिए। सुपर प्रॉफिट बुक में है क्या? सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ये सब नहीं है। तो ये सब टॉपिक तुम्हारे देखो यहाँ पे ये समझाया भी, देखो एक तरीके से। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? जब टीआर इक्वल टू टीसी हो। ठीक बात है। ठीक है। या एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो, तो भी तो कमाई हो रहा है ना। वो एवरेज कॉस्ट में मेरा प्रॉफिट भी है थोड़ा सा। जी। लेकिन एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट या एक्स्ट्रा प्रॉफिट कब होता है? जब टीआर ग्रेटर देन टीसी हो। हाँ। और लॉस कब होता है? सुपर नॉर्मल लॉसेस, जब टीआर लेस देन टीसी हो। ये बात आप समझ लिए, हम आपको समझाना भी चाहता था। अब ये लोग मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच पकड़ा। पहले बोला एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा कैसे, उसका कंडीशंस इकोनॉमिक्स क्या बोलता है। जब मेरा एमआर इक्वल टू एमसी हो, तो वो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एंड दो मेन कंडीशन बोल रहे हैं बेटा, तीसरा भी बोलेगा, बट तीसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्टिफाई आपको 2 बात करना पड़ेगा डायग्राम के थ्रू। क्या बोलता है? पहला बात तो बोला मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो। हर एक्स्ट्रा पीस, देखो बहुत लोगों को लगेगा सर मैक्सिमम प्रॉफिट तो तब होगा ना जब एमआर ग्रेटर देन एमसी होगा। ये आपको लॉजिकली लगना चाहिए था। सर एक्स्ट्रा पीस जब तक एक्स्ट्रा कॉस्ट से ज्यादा में बिक रहा है तब तक तो मैक्सिमम प्रॉफिट है। इक्वल बिकने पे मैक्सिमम कैसे होगा? जी। ये मन में आना चाहिए था। जी। लेकिन बेटा जी, एक बिजनेसमैन ये देखता है जब तक उसका एडिशनल पीस उतने दाम में बिक जा रहा है जितना उसका एडिशनल बनाने का कॉस्ट है, हाँ। तब तक वो बेचता रहता है। क्योंकि नॉर्मल जितना नॉर्मली बिक जाता था, मान लो मेरा 1 लाख पीस बिकता है मार्केट में नॉर्मली, 1 लाख पीस बेच के मान लो 5 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये तो मेरा हो ही रहा है। जी। अब मेरे को एडिशनल पीस का ऑर्डर मिल रहा है, हम तब तक लेता रहेगा वो ऑर्डर जब तक मेरा उस एडिशनल पीस का रेवेन्यू एडिशनल कॉस्ट के इक्वल चल रहा है। क्योंकि इस बहाने मेरा मार्केट में तो कैप्चर हो रहा है, मेरा ब्रांड इमेज भी तो बन रहा है कि मेरा बहुत आइटम बिकता है। हम अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, ज्यादा कस्टमर को एक्वायर कर ले रहे हैं। जी। तो फर्म एडिशनल पीस तब तक बेचता रहता है जब तक उसका एडिशनल खर्चा एडिशनल कमाई के इक्वल चलता है। बेटा जी, हम 10 रुपए में बना रहे हैं, 10 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन हम ये करता रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा वो 5 लाख का तो कमाई खराब हो ही नहीं रहा है। जी। तो मेरे को दिक्कत क्या है? एडिशनल और उसमें नॉर्मल प्रॉफिट, वो छुपा हुआ प्रॉफिट, छुपा हुआ इम्प्लिसिट कॉस्ट तो है ही, अलग से हो तो है ही। जी। तो हम बेचता रहेगा, लेकिन तब रुक जाएगा जब मेरा मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू हो जाए। खर्चा ज्यादा कमाई कम, हम वहीं रुक जाएगा। तो ये एक कंडीशन समझ में आया पहला, जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो, वो मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है एज अ सप्लायर। जी। हम तब तक बेचता रहेगा, रुकेगा नहीं। जी। एक कंडीशन लेकिन और 2 है, एंड एमसी राइजिंग फ्रॉम बिलो, या एमसी, और उसको एक और लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एमसी कट्स एमआर
फ्रॉम बिलो। दो कंडीशन है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट राइज हो रहा है या फिर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट कर रहा है। सही है, क्या बोले समझ में नहीं आया जी। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जब हम आपको रेवेन्यू चैप्टर पढ़ाया था, हाँ। रेवेन्यू चैप्टर पढ़े हो आप मेरे से? जी। हम आपको बोला था ना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू का डायग्राम ये होता है, क्योंकि हर एडिशनल पीस जो हम 5 रुपया में ही बेच रहे हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे प्राइस मेकर नहीं है, प्राइस टेकर है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। दाम कितना भी बढ़े, सॉरी हम अपनी मर्जी से प्राइस को चेंज ही नहीं कर पाएगा। जी। जो इंडस्ट्री डिसाइड करेगा वही इंडिविजुअल फर्म को भी लेना पड़ेगा। हाँ। तो बेटा जी यहाँ पे एमआर ऑलवेज 5 रुपया होगा, जी। जो भी एक प्राइस होगा वही रहेगा सेम हर बार। और मार्जिनल कॉस्ट चैप्टर आप पढ़े हो, कॉस्ट चैप्टर। मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम कुछ ऐसा होता है एमसी, पहले गिरता है फिर बढ़ता है। अब ये दोनों डायग्राम को एक साथ ले आओ, ये एमआर का लाइन था, ये मेरा एमसी का लाइन। डायग्राम समझ में आया? जी सर। अब दोनों कंडीशन कहाँ कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है जरा देखो। पहला कंडीशन क्या, एमसी इक्वल टू एमआर। तो बेटा एक बात तो ये पॉइंट नंबर ए पे सेटिस्फाई हो रहा है और एक बार पॉइंट नंबर बी पे। ठीक बात है जी। बिजनेसमैन कहाँ रुकेगा, पॉइंट नंबर ए पे रुक जाए क्योंकि यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कि पॉइंट नंबर बी पे रुके? पॉइंट नंबर बी पे। हाँ, ए पे क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि ए पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, एमसी या तो राइज हो रहा हो या एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो बोलते हैं उसको। अच्छा। जो देखो यहाँ पे ऊपर से काटता हुआ आ रहा है ना एमसी। अगर हमें डायग्राम को एक बार दोबारा ड्रॉ करें ठीक से, देखो ये मेरा एमआर का लाइन है जी। ये देखो एमसी यहाँ से ऊपर से काटता हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ नीचे से काटता हुआ ऊपर जा रहा है जी। तो पॉइंट नंबर ए पे एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि एमसी इक्वल टू एमआर, लेकिन दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे ऊपर से कट करता हुआ आ रहा है। एमसी फॉल, एमसी राइज नहीं है जी। दोनों लाइन का एक ही मतलब है। एमसी आपके बुक्स में, सीबीएसई का बुक्स में एमसी राइज या एमसी फॉल वर्ड यूज करता है, और वही आईएससी का बुक्स में बोलता है, या हम लोग बंगाल बोर्ड में पढ़ते थे, एमसी कट्स फ्रॉम बिलो। तो बात तो एक ही, वो एमसी यहाँ पे बढ़ रहा है या फिर नीचे से काट रहा है पॉइंट नंबर बी पे। दोनों लैंग्वेज तो एक ही है जी। आपका बुक में जो लिखा है वही लिख के आ जाना। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट नंबर पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सर समझ में तो आ गया एग्जाम में क्या बोलना, बट इसका लॉजिक क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, नीचे से काट रहा है ऊपर से काट रहा है, इक्वल हो रहा है, वो बात तो समझ में आता है कि जहां दोनों इक्वल है वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्योंकि इस पॉइंट के बाद मेरा मार्जिनल कॉस्ट, इस पॉइंट के पहले, ए पॉइंट के पहले क्या है, मेरा मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू कम है जी। तो सर जी मेरा लॉस है, एक्स्ट्रा पीस बनाने में खर्चा ज्यादा लग रहा है, एक्स्ट्रा पीस बनाने में सेल कम हो रहा है जी। तो यहाँ तो बेवकूफी है। और ये पॉइंट नंबर बी के बाद आफ्टर पॉइंट बी भी वही हालत है कि एमसी ग्रेटर है, एमआर लोअर है जी। तो एक बात तो सर पहला कंडीशन तो ठीक समझ में आता है कि जहां दोनों इक्वल हो वही बेस्ट पोजीशन है। लेकिन दूसरा पॉइंट जरा समझाइए, ऐसा क्या बोल गए आप, या तो एमसी राइज हो या एमसी कट्स फ्रॉम बिलो। बेटा जी इसका पॉइंट अब समझना, स्टार्टिंग में जब हम प्रोडक्शन बढ़ाना चालू किया, आउटपुट को ज्यादा करना चालू किया, 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस 5 पीस, मेरा स्टार्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में मशीन रॉ मटेरियल इनका बहुत खर्चा लगा है और उतना स्टार्टिंग में सेल नहीं हो पा रहा है या उतना आउटपुट नहीं हो रहा है क्या मेरा सारा खर्चा रिकवर हो सके जी। लेकिन जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएगा मेरा एडिशनल खर्चा गिरने लगेगा, क्योंकि हमको रॉ मटेरियल भी सस्ता मिलने लगेगा। ज्यादा बल्क में परचेजिंग करने पे सप्लायर मेरे को रॉ मटेरियल भी सस्ता में देगा। मेरा लेबर कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि हम लेबर को बोलेंगे देखो पर पीस 10 रुपया नहीं, पर पीस 8 रुपया देंगे,
लेकिन दिन का इतना पीस बनवाएंगे कि तुम लॉस में नहीं रहोगे। जी। उसको भी लगेगा ठीक है पर पीस 8 ही रुपए मिल रहे हैं, दिन का 100 पीस बनाने मिल रहे हैं तो 800 रुपए कमाई तो आ रहे हैं, हाँ। वो करने को रेडी होगा। तो जैसे हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग में मेरा खर्चा ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, लेकिन जब हम आउटपुट बढ़ाएगा तो मेरा पर कॉस्ट कम होता जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है ना। एक एग्जांपल में और समझो, मेरा मशीन का 1 लाख रुपया लगा बेटा, हाँ। और अगर हम एक ही पीस बनाए तो पर पीस कितना लग गया? 1 लाख। लेकिन यही अगर हम 10 पीस बनाए तो 10,000। यही अगर हम 100 पीस बनाए तो 1,000। यही अगर हम 1000 पीस बनाए तो 10। यही नहीं 10 नहीं 100। यही अगर हम 10,000 पीस बनाए तो पर पीस 10, और यही हम 1 लाख पीस बनाए तो 1। यानी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिर रहा है। जी। और रॉ मटेरियल भी सस्ता मिलेगा क्योंकि बल्क में परचेजिंग करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी गिर रहा है। जी। यानी मेरा मार्जिनल कॉस्ट यानी एडिशनल कॉस्ट हर यूनिट के लिए कम होता जा रहा है। तो यानी हमको आउटपुट बढ़ाते रहना चाहिए कि नहीं? जी। बढ़ाते रहिए सर। फिर पॉइंट नंबर ए पे आप आके टच किए, जब यहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ रुक जाना चाहिए पहले कंडीशन के हिसाब से तो। जी। लेकिन आप रुकोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी और आउटपुट बढ़ाओ तो और पर यूनिट कॉस्ट कम होगा। अगर हम 1 लाख पीस की जगह 10 लाख पीस बनाए तो मेरा पर पीस 10 पैसा आ जाएगा। जी। अगर हम 1 करोड़ पीस बनाए तो पर पीस 0.01 पैसा आ जाएगा। यानी हमको आउटपुट बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल और सस्ता मिलेगा, लेबर और कम दाम में काम करने को तैयार हो जाएगा। जी। ऐसे करते 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 एफसी अपने लोवेस्ट पे आया। इस पॉइंट को अगर हम नाम दे पॉइंट नंबर सी, तो यहाँ रुक जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट सबसे कम और रेवेन्यू सबसे हाई। जी। लेकिन बिजनेसमैन रुकता नहीं है यहाँ, क्योंकि उसको पता है एडिशनल पीस अभी भी बेचने में उसको लॉस तो है ही नहीं। हाँ। ठीक है, पर पीस रेवेन्यू कम हो जाएगा अब अगर और आउटपुट करेंगे तो। क्योंकि सर अब वापस खर्चा बढ़ने क्यों लग गया? क्योंकि सर अब नया मशीन लाना पड़ेगा, अब और उस मशीन से प्रोडक्शन नहीं होगा। अच्छा। तो फिर मशीन का पैसा लग गया। अब आपको रॉ मटेरियल लेबर सस्ता में नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो एरिया में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, दूर से मंगवाना पड़ेगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा। जी। अब वहां लेबर और नहीं मिल रहे, लेबर बाहर से बुलवाने पड़ेंगे, ज्यादा पैसा लगेगा उनको रहने का खाने का। लोकल लेबर तो अपने अपने घर जाके सो जा रहा था। जी। बाहर से लेबर बुलाओगे तो आपको रहने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। लोकल लेबर तो सैलरी लेके घर चला जा रहा था, घर पे खाना पीना कर ले रहा था। बाहर से बुलाओगे तो रहने का जगह देने, रहने के अलावा खाना पीना भी आप ही को इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ। गोडाउन अब तक छोटा गोडाउन से काम हो जा रहा था, आउटपुट और बढ़ाओगे तो गोडाउन का भाड़ा भी और लगेगा। मतलब वापस से मार्जिनल कॉस्ट यानी एडिशनल कॉस्ट बढ़ना चालू होगा। जी। बट आप रुके नहीं, क्योंकि अभी भी आपका एमसी कम और एमआर ज्यादा है। लेकिन पॉइंट बी पे जैसे ही आए आप रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर और आउटपुट करते हो बेटा तो एडिशनल खर्चा ज्यादा और रेवेन्यू कम हो जाएगा। और वो तो लॉस है जी। वहां तक तो जाना ही नहीं है सर। तो पॉइंट नंबर ए पे पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई हो रहा था, कॉस्ट रेवेन्यू इक्वल, एमसीएमआर इक्वल। लेकिन सर अभी भी स्कोप था कि और एमसी गिरेगा अगर हम आउटपुट बढ़ाएं तो हम बढ़ाते चले गए। बिजनेसमैन को जब तक फायदा दिखेगा वो अपना आउटपुट बढ़ाता ही चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है और बनाएंगे तो कॉस्ट कम रेवेन्यू ज्यादा। अरे वाह ये तो बढ़िया सिचुएशन है, सुपर प्रॉफिट आएगा, तो वो करने लग गया। करते करते वो पॉइंट सी पे रुक जाता। बट कोई बिजनेसमैन रुकता नहीं है जब तक उसको लगता है एक्स्ट्रा पीस बेच के 1 रुपया भी प्रॉफिट आ रहा है ना, ले लो, है ना। जी। कोई भी बिजनेसमैन दुनिया का यही नहीं सोचेगा, ये थोड़ी ना बोलेंगे बेटा 9 पीस बेचने पे पर पीस 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, बस 10 पीस बेचेंगे ना तो पर पीस 8 ही रुपया प्रॉफिट होगा। आप बोलोगे अरे सर बेच लीजिए ना, एक एक्स्ट्रा पीस बेचने में मान लिया पर पीस प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन ओवरऑल तो प्रॉफिट ही हो रहा है। जी। क्या मेरे बैच में 10 स्टूडेंट का कैपेसिटी है, हम 10 स्टूडेंट बैठा लिया,
जी हम पर स्टूडेंट 2000 रुपीज फीस चार्ज किया, जी। लेकिन 11वां एक स्टूडेंट आया और बोला सर हम इतना फीस तो नहीं दे पाएंगे, मेरे घर में थोड़ा प्रॉब्लम है। आप बोले तो इस बैच में हम पढ़ ले थोड़ा सा, हम आपको 1000 रुपीज फीस दे देंगे या 1200 दे देंगे। बेटा मेरे क्या गया, मेरा तो 10 स्टूडेंट पढ़े या 11 पढ़े, मेरे को तो उतने ही एफर्ट लगने जी। भले उससे मेरा पर स्टूडेंट रेवेन्यू कम हो गया, पर हम उसको क्या बोलेगा, आ जाओ हाँ। इसी बैच में तुम भी बैठ के पढ़ लो, साइड में छोटा सा टेबल लगा देंगे। क्योंकि मेरे को तो पता है ना बेटा कि वो स्टूडेंट को नहीं ले तो ये 1200 का भी लॉस ही है। हाँ ठीक है, 2000 की जगह 1200 आएगा, 800 रुपए का प्रॉफिट कम मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट तो फिर भी है। हाँ। तो हम लेने से मना थोड़ी नहीं करते जी। तो यही बिजनेसमैन भी सोचता होगा, एक पीस में 10 रुपया नहीं प्रॉफिट कमाएंगे, 8 तो कमाएंगे, अरे प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं, तब तक काम करते रहो ना। लेकिन जैसे ही लगेगा कि इक्वल आ गया, बोलेगा बस ये रुक जाओ, और लॉस होने लगे तब तो बोलेगा नहीं भैया और नहीं लेंगे। ठीक बात ना जी। तो यही चीज एक बिजनेसमैन सोचता है, इसलिए वो पॉइंट बी पे आके रुक जाएगा। क्योंकि सर पॉइंट बी के बाद वो प्रोडक्शन फिर कब करेगा? पॉइंट बी के बाद वो अपना उतना ही प्रोडक्शन पे रोक देगा, हर साल उतना ही प्रोडक्शन करेगा, उससे ज्यादा और प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा। प्रोडक्शन तो कर ही रहा है बेटा, प्रोडक्शन बढ़ाने का बात हो रहा है यहाँ पे, वो और बढ़ाएगा नहीं। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे उसका एमआर इक्वल टू एमसी है, और अब इसके बाद एमसी और बढ़ा तो लॉस ही है, और आउटपुट करने पे एमसी बढ़ेगा ही पॉइंट नंबर बी के बाद, और वो लॉस सिचुएशन आ जाएगा, तो बिजनेसमैन वहीं स्टॉप कर जाता। बात समझ में आया? जी सर। इसीलिए देखो यहाँ पे 2 कंडीशन लिखा ये वाला, और तीसरा क्या लिखा वो भी बोल देते। मेन 3 ही कंडीशन है। पहला बोला एमआर इक्वल टू एमसी, दूसरा बोला एमसी शुड बी राइजिंग। हाँ। जब एमआर इक्वल टू एमसी हो उसके बाद एमसी अब और बढ़ेगा ही, वहीं पे रुक जाएंगे। और दूसरा लास्ट बोला एवरेज रेवेन्यू भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा या उसके इक्वल। अच्छा। एवरेज जो है कमाई, एक पीस का एवरेज कमाई, वो मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है या इक्वल है। फिक्स नहीं बोला, सिर्फ वेरिएबल बोला। क्यों सर? क्योंकि बेटा फिक्स कॉस्ट तो लग ही गया, वो तो अब आप कम बेसी नहीं कर सकते ना। अगर मेरा अकाउंटेंट सैलरी ले रहा है वो तो अप डाउन नहीं होगा जी, एक्स्ट्रा पीस बनाने पे या नहीं बनाने पे। अकाउंटेंट ये बोलेगा कि 1 लाख पीस बनाते हो तो इतना सैलरी लेंगे, और 20,000 पीस बनाते हो तो इतना सैलरी लेंगे। अकाउंटेंट को पर यूनिट से सैलरी से क्या मतलब है जी। गोडाउन वाला जो हमको गोडाउन भाड़ा पे दे रहे हैं वो हमको ये बोलेगा कि 500 पीस रखोगे तो इतना भाड़ा लगेगा, 1000 पीस रखोगे तो इतना भाड़ा लगेगा। नहीं, वो तो बोलेगा गोडाउन का फिक्स भाड़ा इतने। जी। तो मेरे को अल्टीमेटली इम्पैक्ट किस बात से पड़ता है? वेरिएबल कॉस्ट से। क्योंकि आउटपुट बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा जी। अब अगर हम आउटपुट बढ़ाएंगे तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा, लेबर का कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, मशीन का इलेक्ट्रिक बिल बढ़ेगा जी। ये सब वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज होगा। इसीलिए जब एवरेज में देखते हैं ना किसी चीज को, तो लोग ये देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा कमाई आ रहा है तो, या उसके बराबर कमाई आ रहा है तो काम करते रहो। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर होना मुश्किल हो रहा है तो भैया बंद करो काम, उससे और क्वेश्चन करके क्या करेंगे? मतलब मेरा रॉ मटेरियल का भी पैसा वसूल नहीं हो रहा है बेटा, तो हम पागल है ज्यादा बनाएंगे। मतलब एक पीस बेचते हैं हम 8 रुपये में, और मेरा रॉ मटेरियल का दाम ही लग जा रहा है 9 रुपये। हम पागल है जो बनाएंगे? नहीं। लेबर ही ले रहा है 10 रुपया, हम पागल थोड़ी ना जो बनाएंगे। लेबर को 10 रुपया देंगे, उस चीज को 8 रुपये में बेचेंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे जी। तो बिजनेसमैन जब भी किसी चीज को एवरेज नजर से देखता है, तो एवरेज की नजर यही होती है कि मेरा एवरेज रेवेन्यू या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो वेरिएबल कॉस्ट से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। तब तक तो काम करेंगे, नहीं तो रुक जाएगा। अच्छा। क्योंकि वहीं तक मेरा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा। इसीलिए ये तीनों कंडीशन जहां सेटिस्फाई हो वही मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। हम अगेन बोलेंगे तुमको थर्ड वाला समझाना नहीं था, तुमको तो सेकंड वाला ही समझाना है। ये ना पहला और दूसरा, ये AR या MR जी, यही प्राइस होता है परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट में। ये मेरा देखो MR गिर रहा है, MC गिर रहा है स्टार्टिंग में, जब तक हम L1 तक आउटपुट किए
एट L1 मेरा MR इक्वल टू MC है, जिसको हम नाम दे दिया Q1। जी बट यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है बट सेकंड नहीं। जी तो देखो यहाँ पे लिखा है एट पॉइंट Q1 मेरा आउटपुट इक्वल टू OL है, और यहाँ पे मेरा MR इक्वल टू MC है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि अभी भी MC और गिरेगा। बट एट पॉइंट नंबर L2 या Q2 जो भी नाम बोलो उसको, वहां पर मेरा पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। जी वहां पे मेरा MR इक्वल टू MC भी है, और इसके बाद MC राइजिंग भी है, जी मतलब MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो यहीं पे हमको रुक जाना चाहिए, क्योंकि यही मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, क्योंकि इसके बाद मेरे को लॉसेज होंगे। जी यही बात आपको यहाँ पे समझा, ठीक है। जी सर। तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बना, मतलब वो Q1 L1 Q2 L2 Q1 L1 Q2 L2, ये मेरा सॉरी OP सॉरी आप बोलोगे OP इक्वल टू Q2 L1 Q2 L2 जब ये लाइन सेटिस्फाई हो रहा हो, इक्वल हो, वही मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है जी। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम समझाने का बात है। आपके बुक में यही अप्रोच पकड़ा है खाली? जी TRTC अप्रोच नहीं पकड़ा है? टीचर स्कूल में कराया है? कराया है? नहीं करवाया, MRMC अप्रोच करवाया है। तो आपका चैप्टर खत्म, ठीक है जी सर। और एक टॉपिक है व्हेन प्राइस फॉल। तो देखो, जो बात हम डायग्राम में सीखे वही बात हमको टेबल में भी बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं, मेरा आउटपुट नंबर 2 पे भी MR इक्वल टू MC है जी। बट अभी हमको पता है कि MC और गिरेगा, MC फॉल हो रहा है, तो हम अभी भी अपना आउटपुट बढ़ाते रहेंगे जी जैसे जैसे। लेकिन 10th नंबर आउटपुट पे देखो क्या हो रहा है, अगेन MR इक्वल टू MC है, और देखो MR हर बार सेम है जी, इसलिए वो MR का लाइन ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है। अब लेकिन यहाँ पे मेरा MR इक्वल टू MC, और हमको पता है इसके बाद MC राइज होने स्टार्ट हो चुके हैं। MC राइजिंग है, देखो 9, 10, 12। तो दैट मीन्स ये मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन समझाया। अब यही बात बेटा हमको समझाया इम्परफेक्ट मार्केट में, व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, मतलब मेरा MR भी फॉल करे जी। तो देख लो यहाँ पर भी MR 8, 6, 4, 2, 0 हो रहे जी, और MC भी 6, 5, 4, 5, 6 वापस बढ़ रहा है। भाई MC के सेम है, MC फॉल एंड राइज है, लेकिन MR मेरा ऑलवेज फॉल है। तो अगेन वही है, जहां पर MR MC एक दूसरे को टच करे वही मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, और MC राइजिंग कंडीशन वही दोनों है। देख लो कंडीशन वही दोनों है। यहाँ पर भी देखो MC राइजिंग हो रहा है और MR इक्वल टू MC हो रहा है जी। बट यहाँ पे क्या होगा, मेरा MR फॉल हो रहा है और MC भी फॉल हो रहा है, ठीक है ना। तो अलग से कुछ भी नहीं समझाया, बट चीज लॉजिक वही समझाया। देखो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम है, ठीक से गौर करो, देख लो है ना। जब दोनों इक्वल टू आ रहा है MR MC, वह मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम, और यही तो बिजनेसमैन चाहता है जी। वही सेम बात यहाँ पर भी, अगर आप प्रॉफिट का डायग्राम बनाते तो आपको दिखता है यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम हो। आप TR बनाओगे ना इससे, TR और TC, तो ये तो हर बार आता 12, 24, 36, 48, 60, 72, ये आता 84, 96, 108, 120, और ये आता 1121, 132। और यहाँ देखो MC कितना था, 15 इंटू 1 15, 12 इंटू 2 24, 10 इंटू 3 30, 9 4 जा 36, 8 5 जा 40, 7 6 जा 42, 8 7 जा 56, 9 8 जा 72, 10 9 जा 90,
12 10 जा 120, यहाँ टी आर इक्वल टू टी सी हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे टी आर इक्वल टू टी सी होगा तब मेरा इक्विलिब्रियम आएगा। अच्छा। और जबकि यहाँ पर बोल रहा है जब प्राइस फॉल कर रहा होगा तब वाला केस में, जहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, हाँ। मतलब टी आर माइनस टी सी सबसे हाईएस्ट होगा, वो इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। यही आपको ये वाला समझाए भाई, दोनों कंडीशन लिखा, तो यहाँ पे भी कंडीशन बदला नहीं जी। और यहाँ पर भी डायग्राम में समझाया, जब मेरा आउटपुट ओएम है, ओएम आउटपुट पे मेरा इक्विलिब्रियम होगा, और यहाँ बोलोगे मेरा ओएल टू आउटपुट पे इक्विलिब्रियम होगा। इस डायग्राम में क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पे आएगा, डायग्राम कहाँ गया, डायग्राम नीचे है। यहाँ पे एग्जाम में लिख के आओगे OL2 मेरे इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ठीक है। ये आपको दोनों अप्रोच से समझाया बात को। यही है सम एग्जाम, उसको तो सम से वही आप, इसमें सम नहीं आता, इसमें बस यही आता है एमआरएमसी अप्रोच से समझा। जी। ठीक है जी सर। ये खत्म।